नमस्कार दोस्तों, बानसूर क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं ओम प्रकाश गुजर राजस्थान से। आज का टॉपिक रहने वाला है रोहिड़ा का। रोहिड़ा का जितना भी डीएनए लेवल का जितना इसका जो निचोड़ होता है वो सारा एक साथ देने वाला हूं। और जितने पिछले पेपर हुए हैं उनमें जो स्टैटिक जीके पूछी जाती है वो सब एक साथ कंबाइंड करके इसको एक साथ यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो बिना देर किए हुए स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आप चैनल के ऊपर पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में आपको चित्र दे रहा हूँ, काले कलर का बटन होता है सब्सक्राइब का, उसको दबाना है। आगे जितने भी नए वीडियो अपलोड होंगे आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि हाँ भाई डल चुकी है ना। तो बिना देर के स्टार्ट करने वाले हैं। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट से। चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना। रोहिड़ा का जितना भी डीएनए लेवल का जितना इसका जो निचोड़ है वो सारा एक साथ पढ़ने वाले हैं, कवर कर देंगे इसी वीडियो में, है ना। चलिए तो फिर इसको शुरू कर देते हैं, अपना स्टार्ट कर देते हैं। जय हो गणेश जी की। देखो रोहिड़ा जो मूलतः का मतलब वैसे मूल रूप से ये कौन कौन से क्षेत्रों में पाया जाता है, तो अरब देशों में पाया जाता है ना। एक साथ लिखवा देता हूँ, अरब देशों में। क्लियर। अब देखिए इसको जो है राज्य पुष्प कब बनाया गया। देखिए मैं आपको एक बात बता देता हूँ, रोहिड़ा जो है ना ये राज्य पुष्प है। पेड़ ही होता है रोहिड़ा का पेड़ ही होता है, लेकिन पेड़ के ऊपर आने वाले जो फूल होते हैं उसको राज्य फूल का दर्जा दिया गया। कब? 31 अक्टूबर 1983 को। ठीक है। राज्य पेड़ भी उसी दिन दर्जा दिया गया। किसको? खेजड़ी को, है ना। राज्य पेड़ खेजड़ी है। पुष्प रोहिड़ा के पेड़ के ऊपर खिलने वाले फूल हैं वो राज्य पुष्प है। ठीक है। चलिए राज्य पुष्प का दर्जा इसको दिया गया 31 अक्टूबर 1983 को। के लिए यहाँ तक की बात एकदम खोपड़े में बैठ गई होगी भेजे में। अच्छा, अब ये जो राज्य पुष्प है इसका जो नाम वाम में है क्या? हाँ बिल्कुल है। देखिए इंग्लिश का इसका जो नाम है ना, इंग्लिश का नाम, ये इसको दो तरीके से कहा जाता है इसको। एक तो इसका नाम है हनी ट्री, यानी शहद की तरह मीठा पेड़। दूसरा है इसको रोहिड़ा बोल देते हैं, रोहिड़ा ट्री। ये इसके इंग्लिश वर्जन के नाम है। ठीक है दोस्तों। अच्छा ये तो हो गई इंग्लिश की। संस्कृत का भी नाम है इसका। देखिए मैं संस्कृत का भी लिखवा देता हूँ। इसका जो संस्कृत नाम है ये है चलचड़ा। है चलचड़ा, चलचड़ा नहीं है, चलचड़ा है ये, है। तो ये चलचड़ा वृक्ष, ये इसका संस्कृत नाम है। अच्छा वैज्ञानिक नाम भी है क्या? बिल्कुल है साथियों, वैज्ञानिक नाम। विज्ञान के क्षेत्र में इसको जो वानस्पतिक नाम भी बोला जाता है, वानस्पतिक नाम या वैज्ञानिक नाम एक ही होता है। टेकोमेला अंडुलेटा, टेकोमेला अंडुलेटा, ये इसका क्या है? वैज्ञानिक नाम। उपनाम भी है क्या? बिल्कुल, इसके उपनाम भी देख लेते हैं। शॉर्ट और स्वीट तरीके से लिखवा रहा हूँ, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोई अगर आपको नया पॉइंट दिखे, आपके नोट्स पहले से आप बना रखे हैं, उसमें आप पॉइंट को नोट कर लेना। बाकी आपका रिवीजन हो ही रहा है, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, नो प्रॉब्लम। चलिए उपनाम क्या क्या है इसके। देखिए राजस्थान का, या शॉर्ट रूप से लिख दे रहा, राजस्थान का सागवान। ठीक है। इसको मरुभूमि का सागवान भी बोल सकते हैं। मरुभूमि का सागवान। ठीक है। और तो और इसको बोलते हैं मरुशोभा और मरुटिका। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, राजस्थान का सागवान इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसकी जो लकड़ी होती है इमारती लकड़ी के अंतर्गत आती है। मजबूत लकड़ी होती है, टिकाऊ लकड़ी होती है, दीमक लगती नहीं है इसमें, और कम से कम 50-60 वर्ष तक इसकी आयु रहती है लकड़ी की। इसलिए इसके जो फर्नीचर बनते हैं वो सागवान से कम नहीं होते हैं। इसलिए इसको राजस्थान का क्या कहा जाता है? सागवान कहा जाता है। मरुभूमि का सागवान भी इसीलिए कहा जाता है। और साथ ही साथ ये सागवान तो है ही, इसको देसी सागवान भी बोलते हैं, देसी सागवान। ठीक है। अपने जो राजस्थानी स्थानीय भाषा में बोल देते हैं देसी सागवान है भाई ये तो।
अच्छा, मरुशोभा और मरुटीका क्यों कहा जाता है? मरुशोभा तो इसलिए कहा जाता है क्योंकि मरुस्थल की शोभा बढ़ाता है ये। रंग रंगीले फूल आते हैं, लाल, केसरिया और पीला, है ना, समय के हिसाब से बदलते रहते हैं। जैसे शुरू में जो खिल रहा है वो लाल लाल इसकी जो कुंफड़ खिलेंगी, फिर उसके बाद में जो है इसका रंग थोड़ा थोड़ा केसरिया होने लग गए, उसके बाद पक जाएगा, फिर वो गिरने की कगार पर होता है ना, वो पड़ जाता है नीचे, वो पेड़ के नीचे फूल ही फूल बिखर जाते हैं, पीले पीले हो जाते हैं वो फिर क्या हो जाते हैं? पीले। तो इन तीनों के जो रंग का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको देसी भाषा में बोल दिया जाता है हिरमच का रंग, है ना। तो इस प्रकार से ये मरुस्थल की क्या बढ़ाता है? शोभा बढ़ाता है, छाया भी देता है भाई। मरुटीका, टीका का मतलब होता है टिक्कर, है ना। टीका एक लिखित में एक टिप्पणी भी होती है, टीका उसको मत समझना आप। ये मरुटीका का मतलब होता है टिक्कर, कीकर बोलते हैं जिसको, है ना। कोई सूल आती है उसमें कांटे आते हैं, उसको टिक्कर बोलते हैं, कि कई जगह कीकर भी बोलते हैं। तो ये वो है मरुटीका, यानी मरुस्थल की टिक्कर। अच्छा, इसका एक नाम और है मारवाड़ या डेजर्टिक, एक ही बात है ना। मरुटीका और डेजर्टिक, मरुस्थल का टिक्कर या मारवाड़ की टिक्कर, एक ही बात है। अच्छा, रेगिस्तान की शीशम भी बोलते हैं, रेगिस्तान की शीशम। अब रेगिस्तान की शीशम इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि रेगिस्तान के अंदर इसी की छांव के नीचे हैं बकरियां, भेड़ बकरियां, पशु, जो वहाँ के जो पशु चराने वाले जो लोग होते हैं ना, मारवाड़ी जिसको बोलते हैं, भेड़ चराने वाले, भेड़ पालक, ऊँट पालक, ये इसी के नीचे विश्राम करते हैं। इसलिए किसानों या फिर जो पशु चारक होते हैं उनका एक प्रकार से सहारा होता है ये, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? रेगिस्तान की शीशम बोला जाता है। मैंने आपको ये सारी चीज़ें बता दी हैं। अगर आपको कोई नया पॉइंट दिख रहा है तो आप निश्चित तौर पर उसको अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गई नाम और उपनामों के बारे में अपनी चर्चा हो गई, ठीक है दोस्तों। अब इसके जो संख्या या फिर क्षेत्र की अगर बात करें, है ना, तो इसकी अगर बात करें तो देखिए बस, जो सर्वाधिक ये कहाँ पर पाए जाते हैं? सर्वाधिक एक तो संख्या में होते हैं और दूसरे होते हैं इसका क्षेत्रफल। संख्या तो मतलब जैसे एक इतना सा क्षेत्र है ये वाला, अब इसमें संख्या का मतलब है कि इसमें 20 आ गए, इसमें कितने हैं? 20, ये भी संख्या है, 20 हो गए। और तो और ये भी हो गया, है ना, और इसमें भी कितने हैं? 20 है। तो संख्या की अगर बात करें तो सर्वाधिक संख्या के हिसाब से क्षेत्र जो जिला है, इस जिले का हिसाब से, तो जिला जैसे ये है तो संख्या के हिसाब से तो ज़्यादा ये हो गया। अगर क्षेत्र ज़्यादा क्षेत्र में फैला हुआ जो क्षेत्र होता है सबसे ज़्यादा, वो ये हो गया है। तो संख्या ज़्यादा किस में है? इसमें, क्योंकि छोटा सा क्षेत्रफल है और उसमें 20 है, तो सर्वाधिक सघन किस में हो गई? इसमें हो गई कि नहीं हुई? तो संख्या के हिसाब से ज़्यादा ये रहेगा, क्षेत्र के हिसाब से बहुत ज़्यादा दूर तक फैले हुए हैं। हालांकि ये नहीं है कि इसमें 20 ही होंगे, इसमें 40 भी है तो सबसे ज़्यादा क्षेत्र में फैले हुए हैं। तो क्षेत्र के हिसाब से ये है, संख्या के हिसाब से ये है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, ये जो रोहिड़ा है ये क्षेत्र संख्या के हिसाब से बात करें तो चूरू में है सबसे ज़्यादा, और क्षेत्र के हिसाब से बात करें तो ये थार में फैला हुआ है, थार मरुस्थल में फैला हुआ है। मैं इसको मिटा देता हूँ। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गई संख्या और क्षेत्रफल की बात इसकी, रोहिड़ा की। अच्छा, अब इसका जो पुष्प होता है ना, ये पुष्प जो फूल होता है, इसकी कुछ विशेषताएं भी पाई जाती हैं। क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, ये जो पुष्प होता है, इसका जो फूल होता है ना, इसका जो काल होता है, कब निकलते हैं इसके फूल, इसका जो काल होता है यानी कब निकलते हैं, तो मैं आपको बता दूं, मार्च अप्रैल को कंबाइंड रूप से देसी भाषा में हम क्या बोल सकते हैं? चैत्र के महीने में। तो चैत्र का जो महीना होता है ना, उसमें कच्ची कच्ची नीम की गोबर आती है, लाल लाल, है ना,
कच्ची कच्ची जो कलियां होती हैं नीम के पत्तों की लाल लाल, उसको चैत्र के महीने में खाया जाता है। उससे क्या होता है, उससे अपनी जो एनर्जी है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, इम्यूनिटी पावर होती है, वो मजबूत होती है। खाया करो चैत्र के महीने में, ठीक है। अच्छा, देसी भाषा में चैत्र के महीने में दूध भी ज़्यादा पिया जाता है, तो दूध भी ज़्यादा पिया करो, ठीक है। चलिए, अब इसका जो रंग होता है, ये रंग 3 प्रकार से होता है। शुरू में लाल, फिर केसरिया, और उसके बाद में ये पीला हो जाता है जब ये गिरने लगता है। तो इन तीनों को मिक्स रूप से हम क्या बोल सकते हैं, इन तीनों को बोल सकते हैं हिरमच। हिरमच या हिरमिच एक ही बात है, ठीक है। अच्छा, इसका जो क्या क्या बनाया जा सकता है ना, उपयोगी किसके लिए है, इसका उपयोग क्या क्या है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। उपयोग की बात करें तो इससे जो है ना रंजक और ये जैविक गुलाल होता है, अपने छारंडी दुल्हंडी के छारंडी होती है ना, उसमें गुलाल लगाते हैं ना, वो जैविक गुलाल होता है। एक गुलाल वैसा भी आता है रासायनिक गुलाल, वो खतरनाक होता है, लेकिन जैविक गुलाल तैयार करने के लिए बेस्ट होता है। जैविक गुलाल रंजक प्लस औषधि है, औषधि यानी दवाइयाँ बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अच्छा, एक और मैं आपको बता दूं, इसका जो फल होता है ना, ये कैप्सूल नुमा होता है, कैप्सूल नुमा फल होता है और बीज युक्त होता है, इसमें बीज पाया जाता है। क्लियर? कैप्सूल के आकार का होता है, इसका जो फूल होता है, जो सॉरी फल होता है कैप्सूल के आकार का होता है, इसके अंदर बीज पाए जाते हैं, किसके, रोहिड़ा के, ठीक है। उन बीजों से क्या दूसरे रोहिड़े के अनेक पौधे तैयार किए जा सकते हैं बीज के द्वारा। अच्छा, ये फूल मंदिर में नहीं चढ़ाए जा सकते। क्यों नहीं चढ़ाए जा सकते? मंदिर में नहीं चढ़ाए, तटस्थ कर दिया मैंने। क्यों? क्योंकि सुबह से लेकर के शाम तक इनके जो फूलों में खुशबू नहीं आती है, इसके कारण इसको मंदिर में नहीं चढ़ाया जाता है। समझ गए? अब आगे बढ़ते हैं, मैं इसको मिटा देता हूँ। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए, अब देखते हैं इसका महत्व और उपयोगिता। यानी ये जो रोहिड़ा है, इसका महत्व क्या है? इसका महत्व देखते हैं। तो सबसे पहला महत्व है कि ये जो बीपी शुगर वाले मरीज होते हैं, लीवर वाले, उनके लिए 100% कारगर सिद्ध होता है। रामबाण इलाज है, 100%, 100%। इसके कोई से भी भाग में इसका जो छिड्डा आता है, तने का है, इसकी जो पत्तियां हैं, फूल है, अरे कोई सा भी भाग ले लो, उसका काढ़ा वाडा बना करके और उसको पिलाते रहो। हैं, वैद्य से सलाह लेकर के पिलाओ, ऐसे मत पिला देना कभी मेरे कहे अनुसार उसका छिड्डा उतार के, है ना। आपके जो आयुर्वेदिक वैद्य जी है ना, उनके दिशा निर्देश के अनुसार फिर आपको करना है ना। तो जो रोहिड़ा होता है, इसका महत्व तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, बीपी और शुगर और लीवर बीमारी हेतु रामबाण। ठीक। अब देखिए, एक औषधि और आती है, लिव 52, ये औषधि आती है लीवर के लिए, तो है ना, ये रोहिड़ा के द्वारा ही बनाई जाती है। तो ये तो हो गया बीमारियों में कारगर सिद्ध होता है, 100% एक गारंटी के साथ बता रहा हूँ मैं। ये इनके जो मरीज है ना, ये रोहिड़ा के वैद्य जी के हिसाब से अगर आप चलें ना, तो बीपी शुगर ऑटोमेटिक कंट्रोल कर देता है ये, है ना, इतनी क्षमता होती है इसमें। अगर आप भी लगाना चाहें तो आप अपने घर में भी एक रोहिड़ा का पेड़ लगा सकते हैं। सरकारी कॉलेजों में तो लगभग सभी में मिल जाएंगे आपको। कोई नहीं भी है तो उसका जो बीज का जो पुष्प आता है, उसमें जो फल निकलता है ना, उसमें बीज पाए जाते हैं, उसको ले आना, एक फल को लगा लेना और 2-4 आदमियों को दे देना है। ठीक है। चलिए, तो बीपी शुगर और लीवर बीमारी वाले इसको ठीक करने में इसका उपयोग किया जाता है। अच्छा, और भी इसका उपयोग है क्या? बिल्कुल है। जो है ना, इसकी जो सबसे पहले तो मैं इसकी आयु की बात कर लूँ।
आयु औसतन इसकी 200 वर्ष होती है और 200 वर्ष तो होती है। इसकी लकड़ी के ऊपर नक्काशी का कार्य किया जाता है, लकड़ी पर नक्काशी, ठीक है। लकड़ी के ऊपर नक्काशी क्यों? क्योंकि लकड़ी जो होती है ना ये दीमक रहित होती है, दीमक रहित, इसलिए तो चलती है 60-70 साल तक आराम से, इसलिए इसको देसी सागवान बोला जाता है। दीमक इसमें लगती नहीं है, लकड़ी के ऊपर आराम से नक्काशी कर दी जाती है, इसकी मजबूत लकड़ी होती है। इसके अलावा अगर मैं इसकी बात करूं, जैव विविधता बनाए रखने में कारगर सिद्ध होता है। कैसे? जैव विविधता, देखिए वैसे इसके जो फूल होते हैं उसमें सुगंध तो आती नहीं है, लेकिन फिर भी इनकी जो छोटे मोटे जो पतंग, कीट पतंग होते हैं, मधुमक्खी होती है, तितली होती है, ये यहाँ पर आकर के अपना रस चूसती है, उसके अनुसार गुलकंद वगैरह तैयार करके और वो अपने छत्ते में ले जाती हैं, तो उससे शहद की प्राप्ति होती है। और जीव जंतु यहाँ पर बने रहते हैं, भेड़ बकरी ऊँट वगैरह ये सारी पत्तियाँ उत्तियाँ खाते रहते हैं, तो ये जैव विविधता को बनाए रखने में कारगर सिद्ध होता है। साथ ही साथ ये नीचे की जो मिट्टी होती है उसको जकड़ने में सहायक होता है। मरुस्थलीकरण या जब मृदा अपरदन को रोकने में भी इसकी अहम भूमिका होती है, कहने का मतलब है ये, है ना। तो जैव विविधता अपने आप बनी रहती है। साथ ही साथ इसकी अगर बात करें तो ये पाया कहाँ जाता है, तो ये बता दूं मैं आपको, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वनों में, उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वनों में पाया जाता है ये। अगर क्वेश्चन आ जाए कि कौन से वनों में रोहिड़ा पाया जाता है, तो उसके लिए कौन से वन है ये? उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वनों में रोहिड़ा पाया जाता है। और सबसे ज़्यादा रोहिड़ा कहाँ पाया जाता है? थार के मरुस्थल में क्षेत्रफल के अनुसार, और संख्या की बात करें तो चूरू जिले में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। हाँ, इसमें जीव जंतु, तितली, कीट पतंग वगैरह ये देख लेना है। भेड़ बकरी नीचे इसमें पड़ी रहती है छाया में ऊँट वगैरह है ना, ये लपक लपक के खाते रहते हैं आराम से, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ये तो हो गई इसकी महत्व और उपयोगिता, मेन जो मुद्दे हैं ये मैंने आपको बता दी। अब इसका संरक्षण वगैरह भी है क्या? बिल्कुल है साथियों, संरक्षण है। इसकी संरक्षण की बात कर लेते हैं। संरक्षण प्लस इसके जो सुरक्षा के कदम है, संरक्षण की बात कर लेते हैं। इसमें आ गया, सारी शॉर्ट स्वीट लिखवा रहा हूँ। संरक्षण की बात करें तो राजस्थान वन अधिनियम के तहत इसमें कार्यवाही की जाती है। राजस्थान वन एक्ट 1953, इसके अनुसार इसकी जो कटाई है और परिवहन दोनों, इसको क्या कर दिया? निषेध कर दिया। आप इसकी कटाई नहीं कर सकते, इसको कहीं दूसरी जगह साधन में लाद करके नहीं ले जा सकते। रात बिरात खूब चोरी चकारी कर रहे हैं लोग, इसलिए इसकी जो क्या है संख्या कम हो गई है। और आपको भी सचेत होने की ज़रूरत है। जितनी बीमारियां फैल रही हैं आजकल, देखो वर्षा भी कम इसलिए हो रही है, पेड़ ही नहीं छोड़ते लोग, तो आपको भी सतर्क होना जरूरी है। संरक्षण की बात कर लिया, ये हो गया यहाँ पर। अब एक ऑपरेशन रोहिड़ा भी चलाया गया। ऑपरेशन रोहिड़ा कब चलाया? ऑपरेशन रोहिड़ा चला 2018 से। अच्छा, किसने चलाया? ये देखिए मैं आपको बता दूं, ये सभी सरकारी कॉलेजों में ये पेड़ लगाने का काम इस ऑपरेशन का है। किसका? ऑपरेशन रोहिड़ा का। जितने भी सरकारी कॉलेज हैं, भारत की नहीं राजस्थान की, सभी राजकीय कॉलेजों में रोहिड़ा रोपण, ठीक, ये किया जाता है। किसके तहत? ऑपरेशन रोहिड़ा के तहत। अब ये किसने चलाया? ऑपरेशन रोहिड़ा किसने चलाया? 2018 को चालू किया। ये कैप्टन है ना, एनसीसी कैडर के कैप्टन होते हैं ना, वो कैप्टन, तो कैप्टन प्रेम सिंह बुगासरा कहाँ के थे ये? नागौर के, ठीक है। तो कैप्टन प्रेम सिंह बुगासरा के द्वारा ऑपरेशन रोहिड़ा का संचालन किया गया 2018 में। और लगभग राजस्थान के जितने भी राजकीय महाविद्यालय हैं कॉलेज हैं, तो उन सभी कॉलेजों में इस ऑपरेशन रोहिड़ा के तहत क्या किया जाता है? रोहिड़ा के वृक्ष लगाए जाते हैं। आप देखेंगे कि
प्रत्येक कॉलेज में आपको छोटा हो या बड़ा हो कुछ ना कुछ रोहिड़ा का पेड़ मिल जाएगा। तो अब इसको याद रखना कि ये जो पेड़ आपको दिखे हैं ना वो इस ऑपरेशन रोहिड़ा की देन है। क्लियर। तो ये तो था अपना ऑपरेशन DNA है रोहिड़ा का, तो ये सक्सेसफुल हो गया है। और इसके अबाउट जो करंट अफेयर है उसके साथ आपको रहना ही है। करंट अफेयर में जो भी इनसे संबंधित आपके रीट है, RAS है या फिर पुलिस वगैरह की है, उसका ये मैटर है, ये मैंने आपको दे दिया है। इसके बाद में 2-4 टॉपिक और बच जाते हैं, उसको भी जल्दी रिकवर करने वाले हैं, है ना। उसके बाद मैं फर्स्ट ग्रेड का उठाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये डिमांड थी कि भाई इसको जल्दी से करवा दिया जाए, तो रीट का है ये राज के प्रतीक चिन्ह, मैं इसको करवा चुका हूँ। और 2-4 टॉपिक हैं और आ जाएंगे आपके साथ। तब तक के लिए आप चैनल के ऊपर पहली बार जुड़ रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करके रखिए। जल्दी ही लॉन्च करने वाला हूँ मैं फ्री में, यहीं पे करवा दूंगा, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड का कंप्लीट बैच, हिस्ट्री और शैक्षिक प्रबंधन। तो जल्द मिलते हैं आपके सामने। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को वेट करने के लिए धन्यवाद। वेट करो।